स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हालात ख़राब थे। 2022 में आप सबको याद होगा कैसे लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से जो राजपक्षा ब्रदर्स हैं उनको छोड़कर भागना पड़ा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो भारत के जितने भी आसपास हमारे पड़ोसी देश हैं कुछ वैसा ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका में आज जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगेन यहाँ पर भारत के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द स्टेक्स फॉर इंडिया एज वेल एज चाइना। क्योंकि आपको पता है चाइना भी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका में ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहता है और इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर आज जानेंगे कि आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, वोटिंग कैसे होती है, भारत के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय सक्सेस कार्निवल चल रहा है जिसमें आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच में। तो आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए आज पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है श्रीलंका में आफ्टर 2022 मास प्रोटेस्ट। जिस प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ था और आपको पता ही है इसका मेन कारण ये था कि वहां पर लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे थे इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। वहां पर आप समझिए इन्फ्लेशन 70% तक चला गया था। वहां पर जो बेसिक चीज़ों की नीड्स होती है ना, जैसे कि कुकिंग गैस हो गया, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा था। और अल्टीमेटली यहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया कि जिन प्रतिनिधि को उन्होंने चुना है, जिनको प्रेसिडेंट चुना है, उनको गद्दी से हटाने का समय आ गया है। खैर अभी भी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है लेकिन स्टिल पहले से बेटर है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो श्रीलंकन्स हैं उनके लिए ये वाला इलेक्शन में भी जो प्राइमरी मुद्दा है वो है आपका इकोनॉमी, कि कैसे और इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाए ताकि लोगों का जो जीवन है वो बेहतर हो सके। और जहां तक भारत का सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है भारत काफी निगरानी से देखेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कि वहां पर हो क्या रहा है, कौन जीत रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा जो रिलेशन है श्रीलंका के साथ वो बेटर होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा करीब है भारत के। तो क्वेश्चन अब यह है कि श्रीलंका में वोटिंग कैसे होती है। देखो अभी मैं आपको बता दूं कि इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 38 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं। प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है और ये जितने भी 38 कैंडिडेट्स हैं वो सारे पुरुष हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि श्रीलंका में टोटल 17 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं। 17 मिलियन का मतलब आप समझिए 1.7 करोड़। और बताया ये जा रहा है कि जिस भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट मिलता है वो चुनाव जीत जाता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। पिछले 4 दशक से ये वाला पूरा सिस्टम वहां पर चलता आ रहा है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है किसी भी इलेक्शन में कि किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को 50% से ज्यादा यहां पर वोट ना मिले हों। 50% से ज्यादा वोट शेयर मिलता है तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन शायद पहली बार ऐसा होगा कि यहां पर दोबारा कराना पड़ सकता है। तो यहां पर मान लो अगर किसी भी कैंडिडेट को, कोई कैंडिडेट है जिसको 45% वोट मिला, फिर दूसरे नंबर पर कैंडिडेट है उसको 35% वोट मिला, मतलब 50% से ज्यादा किसी को नहीं मिला। तो इसकी वजह से क्या होता है जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होते हैं उनका वापस से चुनाव होता है और तब लोग डिसाइड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 2 कैंडिडेट हैं तो उसमें किसी ना किसी को तो 50% से ऊपर मिलेगा ही, तो इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। लेकिन अभी तक दूसरी बार चुनाव कराने का कोई जरूरत नहीं पड़ा था, शायद ये पहली बार होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर वैसे तो कैंडिडेट्स अगर आप देखोगे तो 38 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। देखो ये 3 मेन कैंडिडेट्स हैं जो कि बताया जा रहा है कि श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के आप सबको पता होगा रनिल विक्रमसिंघे और इनकी उम्र करीब 75 साल हो गई है और इनकी ये जो पार्टी है। लेकिन यहां पर 2 और इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं जो चांसेस है कि वो भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहां पर सजीत प्रेमदासा और दूसरे हैं अनुराग कुमार दिसनायके। तो देखिए इन दोनों में अगर आप देखोगे ना, जो सजीत प्रेमदासा हैं वो प्रॉब्ली प्रो इंडिया माने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिया की पॉलिसीज हैं उसको फेवर करते हैं, ऑल्दो ये नॉन अलाइन अपने आप को कहते हैं। और
ठीक है, भारत के लिए बेटर है। हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए गद्दी पर जो कि प्रो चाइना हो पूरी तरह से, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं डर इनके साथ है। अनुराग कुमार, ये अगर आप देखोगे इनकी जिस तरह के बयान आए हैं, पॉलिसीज आई हैं, वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना की तरफ टिल्ट होते हैं। तो चाइना तो चाहेगा कि उनको यहां पर जिताया जाए, लेकिन यहां पर भारत के लिए क्या है कि चाहे वो सजीत प्रेमदासा हो या फिर रनिल विक्रमसिंघे भी अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल के तौर पर देखते हैं, तो इनमें से कोई भी कैंडिडेट जीता है तो भारत कंफर्टेबल होगा। हाँ, अनुराग कुमार के जीतने की वजह से भारत अनकंफर्टेबल हो सकता है। क्वेश्चन यह है कि ये भारत के लिए चुनाव इतना मायने क्यों रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, भारत के बहुत नजदीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत के नजदीक कोई देश है और चाइना अपना इन्फ्लुएंस वहां पर जमाना चाहता है तो इसकी वजह से भारत के लिए कंसर्न तो होगा ही। ट्रेड बहुत ज्यादा होता है इस पूरे रास्ते से, और इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है दोनों देश के बीच में वो है श्रीलंकन तमिल्स का। तमिल की पॉपुलेशन अगर आप श्रीलंका में देखोगे तो 11% के आसपास है, और ज्यादातर जो नदन वाला प्रोविंस है और जो ईस्टर्न वाला प्रोविंस है वहां पर आपको देखने को मिलता है ये जो तमिलियन पॉपुलेशन है। और तमिल और जो श्रीलंका में रह रहे हैं और जो भारत में रह रहे हैं, दोनों के बीच में अच्छा खासा लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटीज तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ किनशिप बॉन्ड भी है एक दूसरे से। तो दोनों काफी ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, जो तमिल भारत में है और साथ ही साथ जो श्रीलंका में है। जो कंडीशंस है तमिल का श्रीलंका में, वो उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद रहा है हमेशा से। भारत चाहता है कि उनके कंडीशंस बेटर किए जाएं, और इसी की वजह से हम चाहते थे कि जो 13th अमेंडमेंट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। देखो 1987 में भारत और श्रीलंका का अकॉर्ड साइन हुआ था, उसमें श्रीलंका ने कहा था कि हम 13th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये अमेंडमेंट है क्या, बेसिकली जो प्रोविंसेस हैं श्रीलंका में उनको पावर दी जाए। अभी तक क्या है कि श्रीलंका में जितने भी प्रोविंसेस हैं, जैसे भारत में स्टेट होता है तो वैसे ही वहां पर प्रोविंसेस हैं तो, लेकिन यहां पर उनको उतनी पावर दी नहीं गई है। अगर मान लो नदन प्रोविंस, ये वाला ईस्टर्न वाला प्रोविंस जहां पर तमिल्स हैं, उनको अगर पावर मिलती है तो अपने भलाई के लिए भी कुछ कर पाएंगे, लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। पिछले जुलाई में अगर आप देखोगे तो रनिल विक्रमसिंघे वो भारत दौरे पर आए थे, मोदी जी से मुलाकात किए थे, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पर स्ट्रेस किया था कि जो लाइफ ऑफ डिग्निटी है तमिल कम्युनिटी की श्रीलंका में, उसको और बेटर किया जाए। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने आशा जताई थी कि श्रीलंका जल्द से जल्द 13th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करेगा, और यहां पर जो नए प्रेसिडेंट पावर में आएंगे उनसे भारत एक्सपेक्ट करेगा कि यहां पर प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस भी कराए जाएं, मतलब श्रीलंका में जो प्रोविंसेस हैं उनके भी अलग अलग चुनाव कराए जाए। फिर इसके अलावा श्रीलंका भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि श्रीलंका की लोकेशन भारत के सदर्न साइड से काफी नजदीक है, और आपको पता है साउथ में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टॉलेशंस है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सारे हैं साउथ में, स्पेस रिसर्च सेंटर हो गया, नेवल बेसेस हो गए, जो कि भारत के लिए मायने रखते हैं। खैर, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो श्रीलंका में कुछ गलत ना हो जाए, ये भारत चाहेगा, क्योंकि अगर आप देखिए हमारे जो नेबरहुड है, जितने भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं भारत का रिलेशन उनके साथ खराब हो गया है। अब चाहे वो उनकी सिचुएशन क्यों ना हो, जैसे कि बांग्लादेश में आप देखिए शेख हसीना के साथ अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था भारत का रिलेशन, लेकिन हम सबको पता है क्या हुआ वहां पर। और इसके अलावा यहां पर मालदीव्स में हम सबको पता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट किस तरह से भड़का मोइजू के आने की वजह से। चाइना के साथ रिलेशंस खराबी हैं गलवान वैली के बाद से 2020 के बाद। म्यांमार में हम सबको पता है सिविल वॉर चल रहा है और लगभग आधा देश म्यांमार का मिलिट्री के हाथों में है। अफगानिस्तान में हम सबको याद है 2021 में कैसे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, और पाकिस्तान के साथ तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। तो इन सारे सिचुएशन के बीच में अगर श्रीलंका में भी अगर कोई प्रो चाइना वाला कैंडिडेट जीत जाता है तो ये भारत कभी भी नहीं चाहेगा। तो भारत कोशिश यही कर रहा है कि यहां पर जो फ्रेंडली गवर्नमेंट है श्रीलंका में बने और हमारा जो रिलेशंस है वो और ज्यादा मजबूत किया जाए, जो कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे इस समय रनिल विक्रमसिंघे उनके साथ है। देखो विक्रमसिंघे क्या है ना कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि वो भारत के साथ भी ठीक रिलेशंस रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चाइना एंटी चाइना है, वो चाइना के साथ भी पूरा अच्छा रिलेशंस रखते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट 2017 में आपको याद होगा हम्बनटोटा पोर्ट, इसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी ना, वो एक्चुअली इन्हीं के द्वारा दिया गया था। 99 साल का जो लीज दिया गया था चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट का, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो भारत कहीं ना कहीं निगरानी रखते रहता है, देखते रहता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। खैर, यहां पर अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखो चाइना ने बहुत सारा पैसा निवेश किया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 2006 से 2022 के बीच में चाइना ने $11 बिलियन का जो ग्रांट है और जो लोन है वो कमिट किया हुआ है। अगर आप जस्ट कंपेयर करके
देखिए चाइना के द्वारा कमिटमेंट और यूएस का कमिटमेंट, आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना यही करता आ रहा है हमेशा से कि यहाँ पर खूब सारा लोन दे दो, और वो हमने देखा हम्बन टोटा पोर्ट कैसे लिया गया, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं है उसको पे करने के। तो इसी की वजह से अब कहीं ना कहीं श्रीलंका को भी वैसे समझ में आई है ये चीजें कि कैसे चाइना के चक्रव्यूह में वो फंसता गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप समझिए अभी भी श्रीलंका चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, और इसीलिए भले ही कोई भी वहां पर जीतता है, जो रिलेशंस है चाइना के साथ तो वो शायद कम ही खराब हो। खैर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश की कौन से पड़ोसी देश को अरब के द्वारा सेरेनडीप के नाम से रेफर किया जाता था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।